हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, जिसको हम आईबीएस भी कहते हैं। तो आईबीएस एक क्रोनिक कंडीशन है डाइजेस्टिव सिस्टम की, हमारे इंटेस्टाइन्स की, जिसके प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं पेट में दर्द और बाउल हैबिट्स का चेंज होना, जैसे कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होना। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और 10 to 20% ऑफ पॉपुलेशन में आईबीएस के सिम्टम्स होते हैं। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से 10 से 15% लोग ही हैं जो इसके लिए मेडिकल हेल्प लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईबीएस के कॉजेज़ के बारे में। तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं कि आईबीएस कैसे डेवलप होता है, और पर इतनी सारी रिसर्च होने के बावजूद अभी तक कॉज क्लियर नहीं हो पाया है। पहली थ्योरी ये है कि आईबीएस में जो इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रैक्शंस हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों की कॉन्ट्रैक्शंस स्पास्टिक बॉवल की तरह होती हैं, यानी सडन स्पाज्म होता है जिसमें बहुत ही सीवियर क्रैम्प्स होते हैं। इसी वजह से इसमें एंटीस्पाज्मोडिक मेडिसिन्स दी जाती हैं। दूसरी वजह है कि इंटेस्टाइन्स का इन्फेक्शन हो जाना, जैसे कि साल्मोनेला इन्फेक्शन होना या कैम्पाइलोबैक्टर इन्फेक्शन होना या कोई वायरल इन्फेक्शन होना, जिसकी वजह से ये आईबीएस ट्रिगर हो जाता है। कई लोगों को एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से भी आईबीएस सिम्टम्स डेवलप होते हैं। एक गट ब्रेन एक्सेस होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से इंटेस्टाइन्स में इफ़ेक्ट आता है और पेशेंट्स को आईबीएस डेवलप हो जाता है। बहुत सारी फूड इंटॉलरेंसेस होती हैं, यानी कि पेशेंट को एलर्जी होती है सर्टेन टाइप ऑफ फूड से, जिसकी वजह से उनको इंटेस्टाइन में क्रैम्प्स होने लगते हैं। कई लोग पेशेंट्स को जैसे ही खाना खाते हैं तुरंत लूज मोशंस लग जाते हैं या एसोसिएटेड ब्लोटिंग डेवलप हो जाती है, पेट बहुत ज़्यादा फूलने लग जाता है। बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो आईबीएस को एग्रेवेट करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध में एक शुगर होती है जिसे लैक्टोज कहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। बीन्स या लेग्यूम्स से भी ये प्रॉब्लम होती है। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, स्प्राउट्स, कैबेज और बहुत सारे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में भी ये प्रॉब्लम होती है, जिससे इंटेस्टाइन में गैस डेवलप होने लगती है और क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को ऐसी कंप्लेंट होती है कि उनका पेट फूल जाता है और पेट का जो अपर एंड है रिबकेज के पास, वहाँ पे उनको ये पेन होता है और भारी भारी सा लगता है। बहुत सारे रिसर्चर्स का ये मानना है कि इंटेस्टाइन में पेन की जो सेंसेशन है या सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, इसीलिए जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ गैस भी है या नॉर्मल मूवमेंट भी है, वो भी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा मूवमेंट, बहुत ज़्यादा गैस महसूस होती है या पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। और इन लोगों को अगर एंटी डिप्रेसेंट ऐड किया जाता है तो उसमें फ़ायदा देखा गया है। तो ओवरऑल अगर हम आईबीएस के सिम्टम्स के बारे में बात करें, तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है एब्डोमिनल पेन, जिसमें पेट में दर्द होता है, जो कि क्रैम्प्स होते हैं। क्रैम्प्स बहुत ही ज़्यादा वेरी करते हैं इंटेंसिटी में। कभी अगर किसी वजह से इमोशनल स्ट्रेस हो या खाना खाया जाए उसके बाद ये पेन बढ़ जाता है। बाउल मूवमेंट्स के बाद ये पेन जनरली कम हो जाता है। बहुत सारी फीमेल्स ये भी नोटिस करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये पेन और बढ़ जाता है और साइकिल्स ख़त्म होने के बाद पेन कम हो जाता है। इसके अलावा जो चेंजेस इन बाउल हैबिट्स हैं, जैसे कि कई पेशेंट्स को डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है या अल्टरनेटिंग डायरिया और कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसके बेसिस पे आईबीएस को कैरेक्टराइज किया जाता है कि डायरिया प्रीडोमिनेंट टाइप का आईबीएस है या फिर कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस है। उसके बेसिस पे जो फाइनल ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें डिफरेंस आता है। तीसरा कॉमन सिम्टम है डायरिया या कॉन्स्टिपेशन। अब डायरिया में जनरली जो पेशेंट नोटिस करता है कि जैसे ही खाना खाते हैं उनको इमीडिएटली बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी होती है मोशन जाने की। मोशन जाते हैं मगर उनको खुल के मोशन नहीं होता है और एक फीलिंग रहती है कि जो इनकम्प्लीट एम्प्टिंग हुई है। तकरीबन 50% लोगों को म्यूकस डिस्चार्ज और डायरिया के साथ म्यूकस डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम फील होती है। मगर अगर इसे हम डिफरेंशिएट करना चाहें बाकी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम से, तो ज़्यादातर पेशेंट्स यह नोटिस करते हैं कि जो उनको डायरिया है वो दिन के टाइम पे ज़्यादा होता है, रात के टाइम पे कम हो जाता है।
कॉन्स्टिपेशन जिन पेशेंट्स को होता है वो जनरली इंटरमिटेंट होता है, यानी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी मोशंस नॉर्मल आते हैं, कुछ दिन तक ज़्यादातर केसेस में रहता है। जो स्टूल है वो पेलेट शेप्ड रहता है और हार्ड रहता है, और अगर रेक्टम खाली भी होता है तभी भी ऐसा लगता है कि बाउल मूवमेंट पूरी अच्छे से नहीं हो पाई है, और मोशन के लिए काफ़ी स्ट्रेन करना, ज़ोर लगाना या काफ़ी ज़्यादा समय तक बैठे रहना, ऐसा पेशेंट्स को महसूस होता है। कई पेशेंट्स को बाकी सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग है, पेट फूलना, बहुत ज़्यादा गैस का बनना या बेल्चिंग होना, यानी बहुत ज़्यादा डकारें आना। अब कैसे एक पेशेंट को हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इनको IBS है या नहीं है? तो सबसे पहले हमें बाकी इंटेस्टाइन के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको रूल आउट करना होता है कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है और हम उसे IBS की तरह मिसडाइग्नोस कर रहे हैं। तो इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हो सकती हैं वो है मैल एब्जॉर्प्शन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, सीलिएक डिजीज़ या कोलाइटिस। तो मैल एब्जॉर्प्शन में जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि इंटेस्टाइन जो है न्यूट्रिएंट्स नॉर्मली नहीं एब्जॉर्ब कर पाती हैं, जिसकी वजह से इंडाइजेशन डेवलप होती है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ में इंटेस्टाइन्स में स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है और उससे पेशेंट्स को बाउल सिम्टम्स आते हैं। सीलिएक डिजीज़ में ग्लूटेन की इंसेंसिटिविटी होती है और बॉडी ग्लूटेन को ब्रेक नहीं कर पाती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन होता है। माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस में इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है और उससे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। ऐसा कोई सिंगल डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है जिससे ये कंफर्म किया जाए कि पेशेंट को IBS है। जो ज़्यादातर क्लिनिशियंस रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं, ज़्यादातर रूटीन टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो इसीलिए बाकी मेडिकल कंडीशंस रूल आउट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमेशा एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, ये सब टेस्ट हमें रूटीनली करा लेने चाहिए, जिससे कि हम बाकी सारी प्रॉब्लम्स को रूल आउट कर लें। ट्रीटमेंट के लिए है वो है पेन रिड्यूस करना और जो इंटेस्टाइन रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं उनको रिड्यूस करना। तो सबसे पहले पेशेंट को यह बताया जाता है कि वो अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करे, ध्यान दे कि किस समय पे उनके ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, बाउल हैबिट्स कैसी हैं, क्या खाने से उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कहीं उन्हें किसी फूड से एलर्जी तो नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स को फूड एलर्जी होती है जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही होती है, जैसे कि मिल्क से लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही होती है। तो मॉनिटर करने से पेशेंट पता लगा पाते हैं। दूसरा, डाइटरी चेंजेस करने चाहिए, जिसमें जिस डाइट को लेने से पेशेंट्स को प्रॉब्लम डेवलप हो रही है वो डाइट वो अवॉइड करें। सबसे पहले पेशेंट्स को लैक्टोज अवॉइड करना चाहिए, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। अगर फिर भी उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें ग्लूटेन अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। लैक्टोज का जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है वो मिल्क में है और आइसक्रीम में है। स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो लैक्टोज है वो योगर्ट में, दही में भी है, पनीर में भी है, मगर सबसे ज़्यादा दूध और आइसक्रीम में है। तो इसीलिए या तो सारे ही लैक्टोज कंटेनिंग प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए, एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए सारे प्रोडक्ट्स अवॉइड करके पेशेंट को देखना चाहिए कि उन्हें इसमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सारे फूड मटेरियल गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो गैस लार्ज इंटेस्टाइन में भर जाती है, उनके डाइजेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं। तो इन फूड मटेरियल को भी अवॉइड करके देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा लेग्यूम्स या बीन्स होते हैं, फिर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि कैबेज, स्प्राउट, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, इन सब को इनिशियली अवॉइड करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स को अनियन, कैरेट, स्प्राउट्स और वीट से भी प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी इनिशियली अवॉइड करके देखना चाहिए। अगर गेहूं अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट है, इसकी जगह पे आप आटा चेंज कर सकते हैं और मक्का, ज्वार, बाजरा का आटा यूज़ कर सकते हैं, मिक्स आटा ले सकते हैं बिना गेहूं का, उसे स्टार्ट करके देख सकते हैं। अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं कि किस खाने को खाने से आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें। डाइट में फ़ाइबर बढ़ाना चाहिए, तो जो सॉल्युबल फ़ाइबर है या फ़ाइबर सप्लीमेंट है उसे बढ़ा लेना चाहिए अगर पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। सारे पेशेंट्स को इसबगोल हस्क शुरू किया जाता है
फाइबर इंटेक बढ़ाया जाता है, तो उसके बाद पेशेंट ये रियलाइज़ करते हैं कि उनके जो गैस के सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को फाइबर सूट नहीं कर रहा है, यानी कि उनको ब्लोटिंग डेवलप हो रही है या अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो उन पेशेंट्स को फाइबर का इंटेक कम कर देना चाहिए और लैक्सेटिव स्टार्ट कर देने चाहिए, स्टूल सॉफ्टनर लेने चाहिए। स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करना चाहिए। इसके लिए पेशेंट्स फॉर्मल काउंसलिंग ले सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। लो डोज एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, वो भी काफ़ी फ़ायदा करती है पेशेंट्स को, क्योंकि ऐसा देखा गया है अगर पेशेंट्स प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं तो भी उनके आईबीएस के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। एंजाइटी और स्ट्रेस में भी ये प्रॉब्लम आती है, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करना यानी सीबीटी करने से भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिज़िकल एक्टिविटी करने से, वॉक करने से, जिम जाने से भी आईबीएस के सिम्टम्स में फ़र्क पड़ता है। और किसी सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करना या अपना एक अच्छा फ्रेंड सर्कल डेवलप करना, उससे भी पेशेंट्स को काफ़ी आईबीएस के सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है अगर एंजाइटी रिलेटेड उन्हें आईबीएस डेवलप हो रहा है। तो क्या मेडिसिन्स ली जा सकती हैं? तो ज़्यादातर मेडिकेशन पूरी तरह आईबीएस को क्योर नहीं कर पाते हैं, मगर जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं उनमें काफ़ी रिलीफ आता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं वो हैं, पहला एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन, जिसमें जो स्टिमुलेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट है यानी इंटेस्टाइन्स की जो स्टिमुलेशन है वो कम हो जाती है, उससे जो क्रैम्पिंग है वो कम हो जाती है। इसमें डाईसाइक्लोमिन है, हायोसामीन है या पेपरमिंट है, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। जैसे कि नॉर्मैक्सिन एक मेडिसिन है, उसे लिया जा सकता है, मगर इससे पेशेंट्स को कई बार सिम्टम्स में रिलीफ आता है मगर उनको ड्राई माउथ के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। सेकंड कैटेगरी है एंटी डिप्रेसेंट्स की, जैसे कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स लिए जा सकते हैं। उससे जो पेन की हाइपर सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, तो उससे पेन में काफ़ी फ़र्क आता है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का असर आने में पेशेंट्स को 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, तो इसीलिए पेशेंट्स को थोड़ा मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद 3 से 4 हफ्ते का पेशेंस रखना चाहिए। कई पेशेंट्स को इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो उससे उन्हें डायरिया, प्रीडोमिनेंट टाइप के आईबीएस में एंटी डिप्रेसेंट्स का रोल अच्छा देखा गया है। कई बारी डायरिया कम करने की मेडिसिन जैसे कि लोपेरामाइड या लोमोटिल, ये मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं, जिससे उनको जो डायरिया है वो बेटर हो जाए। इसके अलावा और भी मेडिसिन्स हैं, जैसे कि कई पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स लेने से भी फ़ायदा होता है। रिफेक्सिमिन एक मेडिसिन है जिसको अप्रूव किया गया है आईबीएस के लिए। जिन पेशेंट्स को आईबीएस विद डायरिया है उसमें रिफेक्सिमिन का रोल अच्छा देखा गया है। बहुत सारे हर्ब्स हैं और नेचुरल थेरेपीज़ हैं, जैसे कि कैमोमाइल टी है, उससे भी काफ़ी पेशेंट्स को बेनिफिट देखा गया है। आईबीएस एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। जितना हम स्ट्रेस लेते हैं अपनी हेल्थ को लेके या ओवरऑल लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है, उतना पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल आईबीएस में हमें सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करके बाकी प्रॉब्लम्स रूल आउट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है और हम उसे मिस्टेकनली एज आईबीएस ट्रीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने सारे टेस्ट कराने हैं और इसके बाद अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है और अपनी डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन करना है। और अगर सीवियर सिम्टम्स हैं तो उसमें मेडिसिन्स लेनी है जिससे कि सिम्टम्स कंट्रोल रहें। और अगर इससे रिलेटेड आप कुछ और बात करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।